हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग रेलवे ग्रुप डी जो अभी पिछली शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं उनका पूरा इसमें हम लोग निचोड़ देखेंगे। वो दिसंबर महीने में जो आपको इन शिफ्टों में देखने को मिले थे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग जीके जीएस और साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और जो करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन बन रहे हैं उससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये आज का पहला क्वेश्चन है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। आज सारे हम क्वेश्चन देखेंगे, लगभग या 1.5 घंटा तक की क्लास होने वाली है। देखिए, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, विंध्याचल है, आरावली है या सतपुड़ा है? ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, तो आप सभी लोग जानते हैं जो आरावली है यह भारत की सबसे प्राचीनतम पुरानी श्रृंखला आप मान सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखिए भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला आरावली है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसे पृथ्वी की सबसे पुरानी जीवित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है, जिसकी आयु लगभग 1.8 से 3.2 अरब वर्ष पहले से मानी जाती है। ठीक है, यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, जिसका समय के साथ काफ़ी क्षण हुआ है। ठीक है, आपका क्षरण हुआ है। ठीक, क्षरण तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, यह उत्तर पश्चिमी भारत में दिल्ली से लेकर गुजरात तक लगभग 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है और इसकी लगभग लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। तो ये चीज़ें थी जो आपको अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो ये संडे की महा मैराथन होने वाली क्लास है। ठीक, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कंटेंट तो आप देख ही रहे होंगे कि क्वेश्चन जो ये आए हुए हैं उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अच्छे से देख रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों को ये सब कर देना है और अपने फ्रेंड तक इस चैनल को वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनको भी इससे प्रॉफिट हो सके। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जा चुके हैं। देखिए, कौन सा तत्व हड्डियों के निर्माण में मदद करता है? आयरन करता है, कैल्शियम, पोटेशियम या सोडियम? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, हड्डियों के निर्माण की यदि बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम होता है यह मदद करता है हड्डियों के निर्माण में। आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है मानव शरीर की हड्डियों और दांतों में कैल्शियम जो होता है प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। कहाँ मिलेगा? दांतों और हड्डियों में। ठीक है, शरीर के लगभग 99%, ठीक है, भाग में क्या मिलेगा? कैल्शियम हड्डियों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो हड्डियां जो होती है इसमें 99% तक कैल्शियम मिल सकता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा जो उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हड्डियां और दांतों में पाया जाने वाला एक दूसरा प्रमुख तत्व फास्फोरस है। ठीक है, इसके अलावा भी आप फास्फोरस भी इसमें पा सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपको यही मिलेगा। देखिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पूछे जा चुके हैं। देखिए, मधुमक्खी शहद का उत्पादन करती हैं, इसीलिए मधुमक्खी एक डॉट हैं। ठीक, तो हम लोग इसमें आप जानते ही हैं, हम लोग इसमें जीके जीएस, ठीक है, ये देखेंगे। साइंस के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग इनका डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता है या प्राथमिक उपभोक्ता है या उत्पादक है या अपघटक है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो मधुमक्खी होती हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में पाएंगे। उत्पादक पर ये निर्भर होती हैं। उत्पादक मीन्स इसमें कौन आएगा? घास, पौधे, फूल वगैरह ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खियाँ करती हैं फूल के रस को चूसती हैं। ठीक है, तो अपना शहद बनाती है। देखिए, मधुमक्खियाँ फूलों से रस एकत्र करती हैं जो पौधों
द्वारा उत्पादित होता है। तो पौधों को हम लोग उत्पादक कह सकते हैं, ठीक है। वे सीधे उत्पादकों पर पोषण के लिए निर्भर होती हैं। किस पे होंगी? उत्पादकों पर पोषण के लिए निर्भर होंगी, जिससे वे खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता में बनी रहती हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगी, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। जो घास फूस ये सारी चीज़ें, जैसे बकरी हो गई, ठीक, तो ये घास खाती है, तो इससे भी हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे, जो उत्पादकों पर निर्भर होंगे, टिड्डा वगैरह, ठीक। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये मिले ना। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, एपीजे अब्दुल कलाम की, नेल्सन मंडेला, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए, एपीजे जो अब्दुल कलाम है, इन्होंने, इनकी ये आप कह सकते हो कि विंग्स ऑफ फायर जो है, ये इनकी आत्मकथा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, विंग्स ऑफ फायर भारत के राष्ट्रपति क्या कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है? ये आत्मकथा है। यह पुस्तक उनके जीवन के अनुभवों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में उनके योगदान और अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास की कहानी बताती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए बनती है, ठीक है। तो ये देखिए, उन्होंने यह पुस्तक अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखी है। तो ये किसके साथ लिखी है मिलके? अरुण तिवारी, जो इनके फ्रेंड थे, उनके साथ ये मिलके इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग अच्छे से देखिए, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, आप इससे आसपास के क्वेश्चन भी देखते चलिए, ठीक है। अगर आप पूरी क्लास देखेंगे, इसमें से तो आपको लगभग 5-6 क्वेश्चन प्लस ही मिलेंगे इससे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसे देख के जाइए और अपने क्वेश्चन बनाइए। देखिए, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज पानी में तैरता रहता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो आप लोग बताइए। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत पर आधारित है, ब्लेज पास्कल के पर है, या न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज पर के सिद्धांत पर यह आधारित है। तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो आर्किमिडीज हैं, इनके ही सिद्धांत पर आधारित है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ी समझ पाए हैं? देखिए, ये कह क्या रहा है कि लोहे की जब एक छोटी गोली कील जो होती है, ठीक है, वो डूब जाती है पानी में। कहाँ डूबेगी? पानी में। जबकि जहाज जो होगा वो पानी में क्या होता है? तैरते रहता है, ठीक है। यह सिद्धांत किसने दिया है, ठीक। तो यही चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका हम लोग जो डिस्क्रिप्शन ये करवा रहे हैं, इसको भी अच्छे से देखिए, इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज के उत्प्लावकता सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, उत्प्लावकता सिद्धांत, ठीक है, जिसमें कहा गया है किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। लोहे की गोली का घनत्व पानी से अधिक होता है, ठीक है। तो ये क्या इन्होंने बताया है कि जो लोहे की जो देखिए यहाँ पे देखिए, लोहा जो होता है, लोहे की जो कील होगी, वो घनत्व उसका पानी से क्या होगा? अधिक होगा, इसीलिए डूब जाती है। लेकिन जबकि जहाज का औसत जो घनत्व होगा, ठीक है, औसत घनत्व, जैसे इसमें क्या क्या शामिल होता है? खोखला ढांचा, ठीक। तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो जहाज होता है वो सब खोखला होता है, ठीक है। और हवा भरी, जब वो खोखला होगा तो उसमें हवा भरी ही जाएगी, होने के कारण पानी से कम होता है, ठीक। तो इसका जो घनत्व होगा पानी से कम होगा, और वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करके तैरता है रहता है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से देखिए। बेसिकली इसमें यही इन्होंने बताया है कि इसमें हवा भरी रहेगी, क्योंकि ये खोखला होगा, ठीक। घर वगैरह देखिए आप जो जहाँ देखे होंगे, ठीक है, तो वो खोखला टाइप का होगा, उसमें हवा भर जाती है, ठीक। तो वो मतलब इसका घनत्व तो कम हो जाता है पानी से। ये चीज़ें हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान, ठीक है, की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, उन्होंने कहाँ की थी? रांची झारखंड में, हजारीबाग झारखंड में, रायपुर छत्तीसगढ़,
भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक, तो आप लोग बताइए। देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव जो आप लोग मिलेगा आपको कहाँ, हजारीबाग झारखंड में नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान का शुभारंभ किया। इसका पहला उद्देश्य जो था 63,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों में 17 मंत्रालयों विभागों द्वारा 25 प्रमुख हस्तक्षेपों ठीक के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना था। तो इसका इम्पोर्टेंट था, इसीलिए यानी उसका उद्देश्य जो था यही था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के चाहिए। देखिए, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, अजय भा को, अजीत रत्नाकर जोशी को या अनुराग शुक्ला को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए। देखिए, आरबीआई ने अभी जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है वो अजीत रत्नाकर जोशी को नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छे से देखना है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको लगभग बच्चे बता रहे हैं कि 20 से 25 तो मिलेंगे ही आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे बट कम तो होंगे। ठीक है, तब भी इतने काफ़ी हैं। तो आप लोग करंट अफेयर पे अच्छा फोकस कर दीजिएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है ने 1 अप्रैल क्योंकि 1 अप्रैल तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, सन 2021 को श्री अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी नियुक्त यानी ईडी के रूप में नियुक्त किया है। तो ये फुल फॉर्म ईडी की है, कार्यकारी निदेशक। जोशी ने इससे पहले मानव संसाधन विभाग, ठीक है, कारपोरेट रणनीति और बजट विभाग और राजकोषीय विभाग सहित विभिन्न विभागों में काम किया है। ठीक, तो इन विभागों में इन्होंने काम भी पहले कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, हाल ही में सॉरी अब करंट अफेयर का नहीं है, वो साला मतलब वो पहले से ही फीड होता है ना दिमाग में, नहीं देखोगे तब भी। देखिए, हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप बताइए। जब हम लोग हृदय की धड़कन देखिए, आप लोग डॉक्टर को देखे भी होंगे हृदय की धड़कन मापते हुए। देखिए, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप से मापते हैं, या आप लोग देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मापते हैं, या बायोमीटर से मापते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं किसके लिए, धड़कन, जो हृदय की धड़कन होगी उसको मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, जो कौन कान में लगाए रहते हैं सुना करते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे उसे। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह एक चिकित्सा उपकरण है जिसे शरीर की आंतरिक धमनियों, मुख्य रूप से हृदय और फेफड़ों की ध्वनियों को सुनने के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थर्मामीटर होता है तो आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे बुखार वगैरह होता है तो तापमान मापने के लिए करते हैं इसका यूज। ठीक है, उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तापमान मापने के लिए। देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का किस लिए यूज करते हैं, हृदय की धड़कन से उत्पन्न होने वाले विद्युत संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो विद्युत संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज करते हैं, वो भी हृदय की धड़कन। ठीक है, हृदय की धड़कन से, ठीक है, निकलते हैं। ठीक है, तो देखिए, लेकिन सीधे तौर पर धड़कन को मापता नहीं है। ठीक है, तो ये धड़कन को नहीं मापेगा सीधे तौर पर, जिस तरह स्टेथोस्कोप इससे सुनने में मदद करता है। देखिए, बायोमीटर। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए, बायोमीटर एक सामान्य शब्द है। यह आमतौर पर इसका उपयोग हृदय की गति मापने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये सारे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग क्वेश्चन आए हैं।
लाए हुए हैं। देखिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और देख लीजिए आप लोग कंटेंट आप तो देख ही रहे होंगे कि एक नंबर का हम लोग लाते हैं, ठीक। तो आप एक नंबर का जब कंटेंट लाते हैं तो उसी तरह आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और एक लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा है, ठीक। तो ये चीज़ें बस आपको करना है और बाकी आप हम पे छोड़ दीजिएगा। हम मेहनत इतनी करेंगे तो आप उसमें से थोड़ी तो मेहनत कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से करना है और अपने दोस्तों तक ये क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको भी इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको करना है, देखिए इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। कौन सा जीव पुनर्जनन की अद्भुत क्षमता रखता है? हाइड्रा रखता है या प्लेनेरिया रखता है, स्टारफिश रखता है, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा ये सारे होंगे, ठीक, क्योंकि ये सारे पुनर्जनन में मतलब कर सकते हैं पुनर्जनन, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन इसका देखिए। पुनर्जनन एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जीव अपने खोए हुए क्षतिग्रस्त अंगों को फिर से विकसित करते हैं, ठीक है। क्षतिग्रस्त जो अंग हो जाते हैं या टूट जाता है या फिर कट जाता है, ये चीज़ें होती हैं, तो वो फिर से अपने उनके अंग निकलने लगते हैं। देखिए हाइड्रा में अपने शरीर के अंगों को पुनः उत्पन्न करने के लिए क्षमता होती है। यह पुनर्जनन का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। प्लेनेरिया बहुत अधिक पुनर्जनन क्षमता होती है। इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसमें विशिष्ट स्टेम कोशिकाएं किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं, ठीक है। स्टारफिश की भी खोए हुए अंगों को बदल सकती है, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसका राइट आंसर बताइए। ये सारे बहुत ज़्यादा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने पीछे की जो हमारी एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो उनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा उनको भी, ठीक है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना पारित हुई थी, ठीक। तो किसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज रखा है, ठीक। कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिनियम 1929, कराची अधिनियम 1931, लखनऊ अधिवेशन 1936। तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो ये तो आपको रट गया होगा कि 1929 में जब लाहौर का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, ठीक है, प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रस्ताव के तहत 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से देखिए पूरे भारत में क्या हुआ था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसे बाद में भारत का गणतंत्र दिवस घोषित कर दिया गया, ठीक है। 26 जनवरी को ही तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पूरे देश में, ठीक है। और इसी को बाद में क्या कर दिया, गणतंत्र दिवस मनाना चालू कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि आप लोग देख ही लीजिए 1930 में बनाया था, मतलब ये मनाया था स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। यही रीजन था, देख सकते हैं आप लोग, यही रीजन था। आप सभी लोग जानते होंगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
क्यों लागू हुआ था पूरे देश में? क्योंकि ये पहले से ही स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मना रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग मतलब 26 जनवरी को ही लागू करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ठीक है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था ना अपना संविधान, यही रीजन था। तो आप लोग अच्छे से ये भी देख लीजिएगा। देखिए, यह सत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जा चुके हैं पिछली शिफ्टों में, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखिए। देखिए, विद्युत फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तांबा और टिन का बना होता है, सीसा और टिन का, या एल्यूमिनियम और तांबा, लोहा और कार्बन। तो आप लोग बताइए, जो विद्युत फ्यूज तार जो होता है ये किस मिश्र धातु का बना होता है? तो ये सीसा और टिन का बना होता है, ठीक है। सीसा और टिन का ये बना होता है, आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। फ्यूज तार मुख्य रूप से सीसा, जिसे लेड कहते हैं, टीन का मिश्रण धातु होता है। इस मिश्र धातु का गलनांक कम होता है, ठीक है। गलनांक इसका कम होगा। इससे ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के दौरान अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह जल्दी पिघल जाता है, ठीक है, और विद्युत परिपथ को तोड़ देता है। यह विद्युत उपकरणों को नुकसान से बचाता है, तो इसीलिए यह यूज होता है विद्युत फ्यूज में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, सितंबर सन 2025 में देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की निगरानी के लिए पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा, नामक 6 स्थायी बोर्ड का गठन किस बैंक ने किया? ठीक, भारतीय स्टेट बैंक ने, या भारतीय रिजर्व बैंक ने, नाबार्ड ने, या आप नीचे देख सकते हो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका मतलब 6 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो भारत सरकार ने 21 मई 2025 को पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया है। यह 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ रेगुलेटरी एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, का स्थान लेता है, ठीक है। इसकी वजह से ये आया है, ठीक है, इसको बदल के। देखिए, इसका उद्देश्य देश में सभी पेमेंट सिस्टम, डिजिटल और गैर डिजिटल, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन निगरानी करना, ठीक है। तो ये मतलब इनका निगरानी करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। उनके प्रभावी संचालन के लिए नियम बनाना, ठीक है, लागू करना, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इस बोर्ड का अध्यक्ष होता है, तो जो गवर्नर होगा वही इसका अध्यक्ष माना जाएगा आरबीआई का। देखिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम बतानी है, ठीक है, सबसे कम किस राज्य का है? तो आप लोग बताइए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का है, या छत्तीसगढ़ का, हिमाचल प्रदेश, या सिक्किम। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, लगभग प्रति वर्ग किलोमीटर 17 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग बताइएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं जो आप लोग ये अच्छा बताइए कि सबसे कम, सबसे ज़्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है? ये तो आप सभी लोग बता ही लेंगे, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग बताइए। देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 17 व्यक्ति प्रति, मतलब मीन्स 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। तो अगर देखिए, हम बता दे रहे हैं बिहार जो है, ठीक है, उसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, पत्तियों में हरे रंग का पिगमेंट क्या होता है? कैरोटीन होता है,
क्लोरोफिल होता है, या एंथोसाइनिन होता है, या लाइकोपीन होता है। ठीक है, आप लोग बताइए। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे जो पत्तियों में हरा रंग का जो पिगमेंट होता है यह क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, इसके लिए है जिम्मेदार है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यह वर्णक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसके माध्यम से पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा परिवर्तित करने के करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, तो आप सभी लोग जानते होंगे जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उसी से ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैरोटीन नारंगी या पीला रंग प्रदान कराता है। ठीक है, नारंगी या पीला रंग पूछा जाए तो कैरोटीन पीला रंग, जैसे भैंस का जो दूध होता है, अब पूछता है पीला रंग क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण। ठीक, तो ये चीज़ें देखिए। एंथ्रोसाइनिन जो होता है वो किस रंग के लिए यूज होता है, तो वो कर देगा लाल, बैंगनी और नीला। ठीक है, रंग प्रदान करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, विशेष रूप से शरद ऋतु में फूलों वगैरह के लिए यह देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, लाइकोपीन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करके फिट कर लीजिए, क्योंकि टमाटर के बारे में पूछा जा चुका है कि लाइकोपीन में जो लाल रंग होता है टमाटर में, ठीक है, वो किसके लिए जिम्मेदार है, तो लाइकोपीन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखिए इनको। ठीक है, देखिए हिंदुस्तानी संगीत की सबसे पुरानी और गंभीर शैली कौन सी मानी जाती है, ख्याल मानी जाती है, ध्रुपद या ठुमरी या टप्पा। देखिए हिंदुस्तानी अगर संगीत की सबसे पुरानी आप लोग देखोगे तो ये आपको ध्रुपद मिलेगा। जो ध्रुपद होता है ये सबसे पुरानी और सबसे गंभीर शैली मानी जाती है। देखिए यहाँ पे ध्रुपद हिंदुस्तानी संगीत की सबसे पुरानी और सबसे क्या है शुद्धतम, ठीक है, विधाओं में से एक है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी एक प्रमुख गायन शैलियों में से सबसे पुरानी ज्ञात शैली है। ठीक है, यह अपने गंभीर और ध्यानमग्न स्वभाव के लिए जानी जाती है। ख्याल जैसे अन्य शैलियाँ बाद में विकसित हुई और ध्रुपद की तुलना में अधिक आधुनिक और सुधारात्मक शैली मानी जाती है। ठीक, तो ये चीज़ें भी आप लोग अच्छे से देखिए, से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप लोग अच्छे से देखिए, इनको छोड़ना नहीं है। देखिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। अंग्रेजी राज के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे असहमति आंदोलन, ठीक है, या असहमति और सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। लोग बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ था। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने चालू किया था। इसी में करो या मरो का नारा भी दिया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलन शुरू किए, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, तो ये डेट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, 1942 को शुरू किया था। ठीक है, जिसका सीधा लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो ये नारा भी इसी ने दिया था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला राष्ट्रव्यापी हिंसक आंदोलन था, तो इसकी भी डेट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सत्याग्रह एक व्यापक दर्शन और अहिंसक प्रतिरोध का यहाँ पर देखिए एक मिनट, प्रतिरोध का तरीका था। ठीक है, तो जिसे गांधी जी ने विभिन्न आंदोलनों में से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखिए। स्वदेशी आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं के
उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी शामिल था, लेकिन यह एक अलग व्यापक आंदोलन भी था जो गांधी के भारत आने से पहले शुरू हुआ था। ठीक, तो ये भी चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आपको इनसे क्वेश्चन मिलेंगे। आप अगर पूरी क्लास देखते हैं तो इसी से 6-7 क्वेश्चन तो आप इन्हीं से फंसा सकते हैं, इससे ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन देखना है और उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो उन्हीं से बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कंटेंट के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक महिला, ठीक है, स्वरोजगार योजना शुरू की है। ठीक है, ये एकल महिला स्वरोजगार योजना, मतलब जो अकेली महिलाएं होती हैं, ठीक, इनसे रिलेटेड है। उड़ीसा, उत्तराखंड या उत्तर आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं जो उत्तराखंड सरकार है, ठीक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखिए, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, ठीक है, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, इस पहल के तहत पात्र महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान उनको कराई जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 21% है, 0.03% या 78 या 50%। देखिए, नाइट्रोजन आप सभी लोग जानते हैं जो वायुमंडल में है 18%, या बचपन से आप भी रट चुके होंगे। ठीक, ऑक्सीजन 21%, 1% अन्य गैसें, ये तो आप बिल्कुल रटे होंगे। देखिए यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो होती है लगभग 78% है, जो इसे प्रचुर मात्रा में मौजूद गैस बनाती है। ठीक है, ऑक्सीजन लगभग 21% है और शेष 1% अन्य गैस जैसे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें इसमें आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख के जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी है, यहाँ पर देखिए कैश मेमोरी है, रजिस्टर या मुख्य मेमोरी या रोम। तो देखिए, सबसे छोटी और सबसे तेज अगर देखा जाए तो इन ऑप्शंस में रजिस्टर जो मेमोरी होती है वो सबसे छोटी और सबसे तेज होती है। आप लोग यहाँ देखिए, कंप्यूटर में रजिस्टर सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी मानी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। जैसे आप लोग देख सकते हो रजिस्टर सीपीयू, ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछता है तो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसमें ही यह लगा होता है रजिस्टर। देखिए, और सीधे सीपीयू के भीतर स्थित होता है। कहाँ है? तो ये सीपीयू के अंदर लगा होगा। जो डेटा तक त्वरित पहुंच प्रदान कराते हैं। ठीक है, इसकी गति सबसे अधिक होती है, लेकिन भंडारण क्षमता क्या होती है? बहुत सीमित होती है, ज़्यादा स्पेस इसमें नहीं मिलेगा आपको। देखिए, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। कैश मेमोरी रजिस्टर की तुलना में धीमी होती है, लेकिन मुख्य मेमोरी मीन्स रैम जो होती है, ठीक है, बहुत तेजी होती है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। मुख्य मेमोरी जिसे रैम, इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। कैश और रजिस्टर दोनों की तुलना में धीमी होती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक, इसका भी फुल फॉर्म पूछते हैं। ठीक, तो ये पहले से ये बाद में लगाई जाती है मेमोरी। ठीक है, देखिए, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होगी, ठीक है, जो गैर वाष्पशील होती है। ठीक है, तो ये गैर वाष्पशील होगा तो ये वाष्पशील होगा। मीन्स डाटा जो होगा वो अगर लाइट चली भी गई तब भी इसमें डाटा जो होगा रैम में तो वो कट जाएगा, लेकिन रोम में होगा वो फीड रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर डाटा जो होगा वो बना रहता है, लेकिन रजिस्टर या कैश मेमोरी की तुलना में तेज नहीं होती है।
ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक, तो इनको अच्छे से देखिए और डिस्क्रिप्शन देखिए, और ये सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। देखिए, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है? पेट से होता है, आंत से, या मुँह से, यकृत से? तो देखिए, मुंह जो होता है यहीं से आप कह सकते हो कि पचना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लार्वा वगैरह होता है ना, आप खाते हो तो देखते हो, तो यहीं से बचना चालू हो जाता है। देखिए, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया मुंह से ही शुरू होती है। यांत्रिक पाचन, भोजन को दांतों से चबाया जाता है और जीभ की मदद से छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। ठीक है। रासायनिक पाचन, लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित, ठीक है, लार में सैलिवारी, ठीक, क्या होता है? सैलिवरी एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू करता है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है। और यहाँ देखिए, भोजन को लार से गीला और नरम किया जाता है, जिससे निगलना जो होता है, निगलना आसान हो जाता है, और यह ग्रास नली के माध्यम से पेट तक पहुँचता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप लोग इन्हें छोड़ के नहीं आइएगा। तो आप लोग, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये जो पिछली शिफ्टों में आए हैं, हम लोग ये सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। ये तो रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने शायद देखा है, तो ये वाला नहीं देखना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हम लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इन्हें आप लोग अच्छे से देखिए, इनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि आज हम मैराथन करा रहे हैं, क्योंकि संडे वाली क्लास है ये। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, ठीक है, पिछली शिफ्टों में आए हैं, उन्हीं सबको हम लोग इसमें देखेंगे। तो बताइएगा आप लोग। देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है, रिकेट्स होता है। देखिए, विटामिन ए की कमी से यदि आप लोग देखोगे तो आपको मिलेगा रतौंधी रोग। ठीक है, रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। आँखों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप ए में टिक कर सकते हो, विटामिन ए। ठीक है, स्कर्वी सी से होता है, ठीक है, विटामिन सी। रिकेट्स डी से, बेरी विटामिन 1 से। तो आप ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से रट लीजिए। विटामिन बेरी जो होता है, थायमीन कहते हैं विटामिन 1 को। ठीक, तो ये चीज़ें देखिए, विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से आँखों से संबंधित समस्याएं होती हैं। ठीक, आँखों से संबंधित यदि मिल जाए तो फिर रतौंधी से आप समझ सकते हो कि आँखों से संबंधित होगा, तो ए पर आप जा सकते हो, विटामिन ए। ठीक है, जिसमें रतौंधी या निक्टेलोपिया, ठीक है, इसका एक प्रारंभिक और आम लक्षण है, जिसका अर्थ है कम रोशनी में देखने में कठिनाई होना। ठीक है, गंभीर मामलों में इसकी कमी से ये ऐसा वर्ड है कि देखो, जीरोफ्थाल्मिया, ठीक हो सकता है, जिससे आंखें सूज जाती हैं, कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाती है और स्थायी अंधापन हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, जैसे अन्य विकल्प हैं तो इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, B1 जैसे हम लोग थायमीन कहते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा? बेरी रोग होता है, अगर इसकी कमी हो जाएगा। स्कर्वी रोग, विटामिन सी। तो ये चीज़ें आप अगर देख के जाओगे तो क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हैं। ठीक है, शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का परिवहन करना, ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, वसा का भंडारण करना, रक्त का संचार करना। ठीक, तो आप बताइए, शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या होगा? ठीक है, तो ये पोषक तत्वों का परिवहन करना। ठीक, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व होंगे उनको शरीर के अन्य अन्य भागों में ले जाना। तो ये चीज़ें इनका कार्य हो सकता है। देखिए, पानी के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें शरीर का तापमान नियंत्रित करना, ठीक, पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक परिवहन करना शामिल है।
ठीक है, रक्त जिसका 83% हिस्सा पानी होता है, ठीक है, कितना होगा 83%। शरीर के प्राथमिक परिवहन द्रव्य के, ठीक है, रूप में कार्य करता है, जो पोषक तत्वों, विटामिन और ऑक्सीजन को हर अंग तक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त पानी जो होता है जोड़ों के लिए स्नेह के रूप में और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद भी करता है। तो ये चीज़ें जो आप लोग अच्छे से देख के जाइए, से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक। तो समाजवादी जो शब्द है ये किस संशोधन से जोड़ा गया है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ये 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान, या 61वें, या 73वें संविधान संशोधन। तो आप सभी लोग जानते होंगे इसमें हम लोग 3 शब्द जोड़ते हैं, कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो ये 3 वर्ड 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके तहत हुआ था। ये 44वें तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये आप कह सकते हो कि जो वही संपत्ति का जो अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उससे संबंधित है ये। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 1976 में हुई 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। तो मिनी संविधान ये पूछा जा सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1942 को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुए हैं, तो इसे हम छोटा एक संविधान भी कह सकते हैं। इसके माध्यम से संविधान में कई व्यापक बदलाव किए गए थे, ठीक है। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए हैं, और ठीक। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से आपको देख के जाना है, ठीक है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। 44वां संशोधन, यह संशोधन 1978 में 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों में बदलाव लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बहाल करने के लिए किया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो 21 वर्ष पहले मत देने की जो देखो 21 वर्ष पहले हम लोग मत देते थे, आई थी, ठीक है, लेकिन अब 18 कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, मतदान की, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, यह पंचायती राज व्यवस्थाओं के संवैधानिक दर्जे प्रदान कराता है, ठीक है। तो पंचायत से संबंधित है 73वां, जो 1992 में हुआ था, ठीक है। और 74 भी है, ठीक। 74वां आप क्या कह सकते हो, तो 74वां आप कह सकते हो ये पंचायत है तो नगर पालिका होगा, ठीक। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में हुआ था, ठीक। तो ये सारे नगर पालिका से संबंधित हैं, वो पंचायत था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए, शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। पर जो लोबिया के, ठीक है, लोबिया जो हम लोग सेम कह सकते हैं के बीज ले गए थे, ठीक है, वे किस अध्ययन से संबंधित थे, ठीक। देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष विकिरण का मानव शरीर पर प्रभाव, या माइक्रोग्रेविटी में पौधों की वृद्धि, या अंतरिक्ष यानों के ईंधन परीक्षण, या उपग्रह संचार प्रणाली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोग्रेविटी में पौधों की वृद्धि के लिए बीज ले गए थे, ठीक है। कि इनसे इन्होंने मतलब रिसर्च की कि कैसे क्या होता है, ठीक, वृद्धि से संबंधित। देखिए यहाँ पे शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर देखिए मूंग और मेथी के बीजों के साथ साथ लोबिया यानी सेम के जो होते हैं, ठीक है, के बीजों पर भी प्रयोग किए। इस प्रयोग का उद्देश्य माइक्रोग्रेविटी, ठीक है, माइक्रो मीन्स होता है छोटा, ठीक, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना था। लोबिया के बीजों को उनके तेजी से अंकुरित होने और उच्च सहनशीलता के कारण चुना गया था, ठीक। तो ये इसलिए चुने गए थे। इस प्रकार के प्रयोग को भविष्य में चंद्रमा, मंगल या अन्य ग्रहों पर
मानव उपस्थित बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष में भोजन उगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो आप देख ही रहे होंगे। देखिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। 201 है, 206, 208 है, 210। तो आप सभी लोग जानते होंगे 206 मानव शरीर में हड्डियां होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर शिशु में पूछे तो लगभग 300 होंगी, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। हालांकि एक नवजात शिशु में अगर पूछे तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर बड़ी हड्डियां जाती हैं बन, ठीक है। तो वही जब छोटा होगा ना बच्चा, तो बाद में क्या होता है कि जो उसमें 300 हड्डियां होंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें जुड़ जाती हैं आपस में, तो कम रह जाती हैं। देखिए, मैलवेयर क्या है? उच्च गति इंटरनेट है, हानिकारक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम अपडेट है, या आप लोग देख सकते हो बैकअप सॉफ्टवेयर है। तो आप लोग बताइए। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे जो मैलवेयर है ये हानिकारक सॉफ्टवेयर माना गया है, ठीक है। तो ये हानिकारक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देखिए। मैलवेयर शब्द मैलिशियस, ठीक है, सॉफ्टवेयर का एक संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ हानिकारक सॉफ्टवेयर है। इसे कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, नुकसान पहुंचाने या अधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। अधिकृत पहुंच मीन्स कह सकते हो कि हैक करना, ठीक है। मैलवेयर के सामान्य प्रयोग में वायरस आ सकता है, वर्म्स आ सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स आ जा सकते हैं, ठीक है। रैंसम बेयर भी कह सकते हो, ठीक है, और स्पाई वेयर भी शामिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके प्रकार में आप लोग शामिल कर सकते हो। देखिए, इसका उद्देश्य अक्सर वित्तीय लाभ के लिए डेटा चुराना, सिस्टम संचालन को बाधित करना और जासूसी करना होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए, बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पे आप लोग बताइएगा। देखिए, ऑपरेशन सहयोग असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना द्वारा किस राज्य में भूस्खलन प्रभावित गांवों की सहायता के लिए चलाया गया था? मणिपुर में चलाया गया था, मिजोरम में, या आप लोग यहाँ देख सकते हो असम में, या अरुणाचल प्रदेश में? आप लोग बताइए। देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं जो मिजोरम है यहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन सहयोग, ठीक है, असम राइफल्स के द्वारा। देख लीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सहयोग भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान था, लेकिन यह मुख्य रूप से केरल के उत्तरी जिलों में अत्यधिक बारिश और भूस्खलन में ऐसे प्रभावित लोगों की सहायता के लिए शुरू किया गया था। प्रश्न में उल्लिखित संदर्भ में असम, ठीक है, असम राइफल्स, भारतीय वायुसेना के लिए मिजोरम सही उत्तर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देख के जाते हैं तो आप अच्छा वहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। आप लगभग इसमें से 5 से 6 प्लस ही क्वेश्चन वहाँ करके आएंगे, ठीक। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, हार्मोन एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, महिला प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करना, रक्त शर्करा का स्तर बढ़ाना, ठीक है, या रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए, हार्मोन जो एस्ट्रोजन होता है महिला हार्मोन होता है, तो आप लोग जानते हैं, तो महिला से ही संबंधित तो होगा। महिला प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। देखिए, आप लोग ये उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मुख्य रूप से महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास का कार्य करता है। यह महिला प्रजनन प्रणाली को विनियमित करने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
जिसमें अंडाशय को एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना और योनि को चिकनाई युक्त बनाए रखना शामिल है। ठीक है, जिससे योनि क्या होती है, जिससे यौन जीवन के लिए आवश्यक कार्य होते हैं। ठीक है, यह कई अन्य जैविक प्रणालियों में भी शामिल होता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य प्रजनन प्रणाली से संबंधित माना जाता है। तो ये क्वेश्चन था जो आप लोगों को अच्छे से समझ के जाना था। देखिए और इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, या 21 जून को, 1 दिसंबर, या 8 जून, सॉरी। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रश्न में दिए गए विकल्प जैसे आप लोग देख सकते हो कि 5 जून को आप सभी लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित माना गया है। ठीक, तो ये चीज़ें भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। जैसे 21 जून तो अभी आपने देखा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मनाते हैं हम लोग। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, HIV या एड्स महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके से प्रभावित लोगों को समर्पित है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसी प्रकार दिया गया है 8 जून, इस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महासागरों के महत्व और उनसे सतत उपयोग के बारे में ठीक है जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को तो नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल जुहा, सब ए बारात मनाते हैं, या आप लोग यहाँ देख सकते हो मिलाद उल नबी मनाते हैं। तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मिलाद उल नबी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए मिलाद उल नबी, ठीक है, का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने, ठीक है, रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, डेट भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ईद उल फितर यह रोज़ा रखने के महीने रमज़ान के अंत में मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो ये सारे फैक्ट जो हैं ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे ईद उल जुहा, इसे बकरीद या कुर्बानी त्यौहार के रूप में भी आप जान सकते हैं। जैसे सब ए बारात, यह एक इस्लामी रात है जिसे क्षमा या प्रत्याशित की रात के रूप में भी माना जाता है, या जान सकते हो आप लोग। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग करके जाइए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। ठीक है, और एक कंटेंट के बारे में एक कमेंट जरूर हमको बताइएगा कि हम ऐसे ही क्वेश्चन लाएं, इसमें कुछ बदलाव करके लाएं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से हमको बताइएगा। ठीक है, देखिए, आप लोग बताइए, कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा कहते हैं, साइटोप्लाज्म, या कहते हैं आप लोग देख सकते हैं नाभिक कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या लिसोसोम कहते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी मेम्ब्रेन जो होती है, इसको बाहरी परत आप कह सकते हो। देखिए यहाँ पे कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, या आप प्लाज्मा झिल्ली कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। यह एक पतली, लचीली और अर्ध परंपरामय झिल्ली होती है जो कोशिका के आंतरिक अवयवों, ठीक है, को बाहरी वातावरण से अलग करती है। तो ये चीज़ें आप लोग देखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। देखिए, और सारे एग्जाम्पल हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं।
जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये क्या होता है, यह कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है जिसमें विभिन्न कोशिकांग, ठीक है, निलंबित रहते हैं, ठीक, तो ये चीज़ें हैं। नाभिक यह कोशिका का केंद्र होता है, ठीक है, जिसमें आनुवांशिक सामग्री होती है, ठीक है। लिसोसोम ये कोशिकांग हैं जिन्हें आत्मघाती थैली, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनना है, ठीक है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो इसी को, ठीक है, भी कहा जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करती है, या पचाने में मदद करती है, ठीक, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6, 7 या आप देख सकते हो 8 या 9। तो आप सभी लोग जानते हैं जो इसका राइट आंसर है 9। कर्क रेखा 9 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, सॉरी 8 थी ना, 8 ही तो टिक लगाए थे, इसमें दिखेगा नहीं बट 8 ही लगाए थे ना। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा, जिसे आप टॉपिक ऑफ कैंसर भी कह सकते हो, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान जाती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर आप देख सकते हो यहाँ पर जाती है, ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो इसकी एक ट्रिक भी आप याद किए होंगे, मित्र पर गमछा चार, जैसे मी से मिजोरम, मित्रता से क्या होगा, त्रिपुरा, ठीक, ऐसे ऐसे वर्डों से ये बना हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं, ठीक है। तो जल के कितने लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने भाग लेंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं 12 और 6, ठीक। 12 और 6 प्रकाश संश्लेषण में जल के अणु जो होते हैं वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के भाग लेते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की समतुलित रासायनिक प्रक्रिया में 12 जल, ठीक है, जिसे हम लोग H2O कहते हैं जल को, ठीक, तो आप जानते होंगे, अणु और 6 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अणु भाग लेते हैं, ठीक है। समीकरण कैसे बनती है, 6 लेते हैं, देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के और प्लस 12 हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी जल के लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, जल, ठीक है। तो ये चीज़ें बना देती हैं, ठीक। तो आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। बेसिकली आप कार्बन डाइऑक्साइड के 6 होंगे, ठीक है, जल के 12 होंगे। तो ये चीज़ें देखिए, इस प्रक्रिया में जल के 12 अणु भाग लेते हैं, जिसमें 6 अणु उत्पाद के रूप में मुक्त होते हैं, लेकिन अभिकारक के रूप में कुल 12 अणु होते हैं, ठीक है। अभिकारक के रूप में देखोगे तो पूरे 12 मिलेंगे आपको। ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से देखना है, तो इन्हीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक। देखिए कामाख्या असम में है, तो कोणार्क कहाँ होगा, कोणार्क जो मंदिर है, ठीक है। देखिए ये आप जानते होंगे वैसे भी। देखिए राजस्थान में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में, तो आप सभी लोग ये जानते होंगे, रटा ही होगा कोणार्क जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, ये कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, पुरी में। तो देखिए आप लोग यहाँ पे दिया गया है, कोणार्क उड़ीसा राज्य में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो अपने सूर्य मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। यह मंदिर कहाँ मिलेगा, पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो ये इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि बंगाल की ये किस कहाँ पर पड़ेगा आपका, तो बंगाल की खाड़ी के तट पर मिलेगा ये। देखिए यहाँ पे हृदय का काम क्या होता है, तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, थोड़ा मतलब अब क्या बताएं, थोड़ा हमें जल्दी जाना है कहीं, ठीक है, तो हम इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। भोजन पचाना, ठीक है, रक्त का संचालन करना, ऑक्सीजन का अपशोषण करना या कोलेस्ट्रॉल को अपशोषित करना। तो आप लोग इसमें से आंसर बताइए क्या होगा। हृदय का काम आप सभी लोग जानते होंगे, जो रक्त होता है, रक्त का संचालन करना, ठीक है। तो ये इसका कार्य पूरी तरह आप मान सकते हो। देखिए यहाँ पे दिया गया, हृदय एक पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त क्या करता है, रक्त का पंप करता है। यह परिसंचरण तंत्र का केंद्र बिंदु है जो शरीर के ऊतकों और ऑक्सीजन पोषक तत्व पहुंचाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यह करता है, ठीक है, और अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है। तो ये चीज़ें जो आप लोग अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं,
ठीक है, तो आप लोग छोड़ के ना आइएगा अगर आ जाए, ठीक है। देखिए, मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कितनी मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है? 10%, 25 या 30 या 50%। तो आप सभी लोग जानते हैं जो मानव शरीर होगा लगभग 10% से कम होता है, लगभग 5% आप मान सकते हो, बट इसके आसपास तो 10 ही आप मानोगे ना इसमें, अगर ऑप्शन में देखोगे। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छे से देखना है। देखिए यहाँ पे दिया है सांस अंदर, ठीक है, तो ये वाले जो हम लोग इसमें पॉइंट देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, सांस अंदर लेने वाली हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन आपको मिलेगा, सांस बाहर छोड़ने वाली हवा में लगभग 16.4% ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, जब हम अंदर लेंगे तो 21%, जब बाहर छोड़ेंगे 16.4%। तो इसमें अंदर कितना है, लगभग देख सकते हैं आप 4.6%। ये मतलब अंदर श्वसन की प्रक्रिया के दौरान लगभग ऑक्सीजन जो होता है वो शरीर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। 4.6, 21% अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा 16.4%। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे घटाया गया है, ठीक है, ये आ गया है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दिए गए विकल्पों में 5% निकटतम मान है, लेकिन 10%, अरे सॉरी, निकटतम मान 10% है, 5% के पास है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर लगभग 5% होता है, लेकिन यहाँ पे 10%, 15, 25 और 30 और 50% विकल्प हैं। तो कोई भी विकल्प पूरी तरह सहमत नहीं है। हालांकि यदि प्रश्न का अर्थ है कि हवा में कुल कितनी ऑक्सीजन है, तो वह लगभग 21% होगी, अगर हवा में पूछा जाए। यदि प्रश्न अवशोषित मात्रा के बारे में है तो वह 5% के निकटतम विकल्प चयन करना होगा। दिए गए विकल्पों में निकटतम आप मान सकते हो कि 10% है, इसलिए उत्तर मान लिया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से देखना है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है, 21 वर्ष, 25 वर्ष, या आप देख सकते हो 30 या 35, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आप 25 वर्ष के तो होने ही चाहिए, ठीक। 21 वर्ष ग्राम पंचायत वगैरह से संबंधित है, ठीक। 30 वर्ष तो आप सभी लोग जानते होंगे कि राज्यसभा से संबंधित है, ठीक। 35 तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ठीक है। तो इनके लिए मान सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर दिया भी गया, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 खा के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी, 25 वर्ष होगी। 21 वर्ष आप पंचायत संबंधित कोई स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु मानी गई है, ठीक है, पंचायती वगैरह, ठीक है। 25 वर्ष आप लोकसभा, विधानसभा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के चाहिए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। 30 वर्ष तो अभी हमने बताया, राज्यसभा या विधान परिषद संबंधित कोई भी हो सदस्य उनके लिए है। 35 वर्ष तो अभी हमने बताया, जो राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, या आप कह सकते हो राज्यपाल होगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? यस बैंक ने, HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रोजेक्ट हक की बात करें तो ये HDFC बैंक जो थी, इसी ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। आप लोग यहाँ देखिएगा, HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। यह पहल बैंक के कर्मचारियों के लिए है, जिसमें उन्हें अपने अधिकारों, लाभों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कर्मचारियों की या के बीच जागरूकता बढ़ाना और उनकी चिंताओं को दूर करना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, खेलो इंडिया गेम्स यदि हम लोग देखें तो ये आप जानते हैं दिल्ली में भी चल रहे थे, ठीक है, दिल्ली में हो रहे थे, देख लीजिएगा यहाँ पे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हो रहे थे, भी दूसरा संस्करण था इसका, 20 से 27 मार्च सन 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए, ठीक है। तो ये डेट भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं और बनते रहेंगे, ठीक है।
देखिए ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, स्कूली शिक्षा में सुधार या उच्च शिक्षा में नवाचार, ठीक है, या वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो आप लोग इनमें से राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए अगर इसमें हम लोग देखें ऑप्शन में, तो प्राचीन पांडुलिपि का डिजिटलीकरण, ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन का यह उद्देश्य है। देख लीजिएगा यहाँ पर दिया भी गया है। देखिए ज्ञान भारतम मिशन संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत का संरक्षण और दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है, ताकि पारंपरिक ज्ञान को उनकी क्या करना है, आधुनिक तकनीक के साथ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो अब यहीं तक हम क्लास रखेंगे। ठीक है, तो आज संडे था इसलिए हमने लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आपसे करवा दिए हैं आपको। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो सके, क्योंकि रेलवे ग्रुप टी में यही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और हमारे कंटेंट के बारे में एक कमेंट प्यारी से ज़रूर करके हमको बताइए कि आपको कैसा हमारा कंटेंट लगा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कैसा ला रहे हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में।